अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। मासूम बच्चे किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं। उनकी हिफाजत और हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ताकि एक सेहतमंद माशरा फ़रोग़ पा सके। वालिदैन के साथ माशरे के दीगर अफराद भी इस जिम्मेदारी में शामिल हैं ताकि बच्चों को ऐसा माहौल मिल सके जिसमें वो किसी डरो खौफ के बगैर अपना तालीमी और समाजी सिलसिला जारी रख सकें। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें बच्चों को तशद्दुद और जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो गई। कुछ वाक़यात में उनको अपने घर में ही इन हालात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में बच्चों को कानूनी हुकूक हासिल हैं। बेशतर मुमालिक में उनको तालीमी इदारों से लेकर घर और किसी भी जगह जिस्मानी सजा और तशद्दुद का निशाना बनाना कानूनी जुर्म है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से कवानीन तो लागू हैं, लेकिन अमल होता कम नजर आता है। आए दिन चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से ऐसे वाक़यात देखने और सुनने को मिलते हैं जिससे अंदाजा होता है कि लोगों में इस हवाले से आगाही न होने के बराबर है। हाल ही में औरंगी टाउन के इलाके में एक पढ़े लिखे शख्स ने अपने 12 साला बेटे शहीर को मामूली सी बात पर जिंदा जला डाला। माँ और दीगर बहन भाइयों के सामने मासूम शहीर हैरत भरी आंखों से अपने ही बाप को अपनी मौत का सामना करते देखता रहा और अपना जुर्म तलाशता रहा कि मेरा कसूर क्या है। जख्मी झुलस जाने वाले जिस्म की बेइंतहा तकलीफ और दर्द का एहसास लिए बिलाखिर वो अब्दी नींद सो गया। यह अफसोसनाक वाक़या इस बात का इजहार है कि तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त अब इंसानी फितरत से ख़त्म होती जा रही है। बच्चों की किरदार साजी और तरबियत करना ज़रूरी है, लेकिन तवाज़ुन और समझदारी के साथ, ताकि उनकी शख्सियत मुतज़ाद हालात का शिकार न हो और ऐसे अलमी जन्म न लें जिसमें अपने ही बाग़बान अपने ही हाथों गुलशन के फूल उजाड़ दे और जिंदगी भर के पछतावे दामन में समेट ले। नाज़रीन, इस वक्त हम शहीर की फैमिली के साथ मौजूद हैं। ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है जिस पे हर आंख अश्क बार है और अफसोस की बात यह है कि जो वाक़या रोनुमा हुआ है इसमें जो बच्चा जान से गया है और जिस बाप ने ये किया है वो दोनों डेफिनेटली एक ही फैमिली है। तो इस वाक़े से वो पूरी फैमिली का शराज़ा बिखर गया है। क्या वो तमाम मामला थे, ऐसा क्या हुआ था? उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बच्चों के मामले में वो ये समझते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी हैं, हम जो दिल चाहे, जब दिल चाहे, जैसा दिल चाहे उनके साथ सलूक कर सकते हैं। जबकि अगर हम दुनिया के दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर बच्चों को सज़ाएँ देना और मारना पीटना जुर्म है। अक्सर ऐसे वाक़यात हमारी नज़र से गुज़रते हैं, लेकिन शायद हम ये समझते हैं या एज़ अ पेरेंट्स जो है हम सब की ये राय होती है या हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को मार रहे हैं या डांट रहे हैं या उनके साथ सख्ती कर रहे हैं तो शायद उनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ एक हद में रहकर अच्छी होती है। हद से अगर वो बढ़ जाए, क्योंकि ये इस तरह का इंसिडेंट है जिसमें हम खुद, अगर हम एज़ अ पेरेंट्स या हम खुद अगर बड़े हैं तो हम खुद बच्चों को ये समझाते हैं कि बेटा आग के पास मत जाओ या आग का, और जिस तरह थिनर डाल के उन्होंने किया, तो इस तरह की चीज़ों से तो हम खुद अवॉइड करते हैं। कजा ये कि हम अवॉइड करते हैं और हम खुद इस तरह का काम करें। वो तमाम क्या मामला हुआ था, बात कैसे इतनी बड़ी थी, तमाम चीज़ें जानेंगे। उनकी वालिदा शहीद की हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपसे बात करने का मकसद यही है क्योंकि हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ था, और दूसरा ये कि शायद ये देखकर वो पेरेंट्स जो कि मिजाज के बहुत ज़्यादा सख्त हैं और वो अपनी सख्ती को समझते हैं कि हमारा राइट है, शायद उनको कुछ सबक मिले और वो सोचें कि नहीं, औलाद जैसी प्यारी चीज़ को हम खुद नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बताइएगा क्या तमाम मामला हुआ था? उस दिन सुबह से जो है ना तबीयत सही नहीं थी, मेरी सर में बहुत मेरे दर्द हो रहा था। सुबह भी इंसिडेंटली चूल्हा हमारा ख़राब हुआ तो वो मैं गई बनने के लिए, देने के लिए नहीं बना। फिर मैं बराबर से ही चूल्हा लेके मैंने जल्दी खाना वाना तैयार कर लिया कि बच्चे आएंगे तो खाना खाएं। आपका कोई गैस का सिलेंडर टाइप का चूल्हा होता था या क्या ऐसा? नहीं, मेरा ऑटोमेटिक था, लेकिन जो है ना वो मैंने गैस हमारे यहाँ बहुत जाता है ना, तो वो मैंने सिलेंडर लगाया था तो वो स्पार्क हो गया था। मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ गलत हुआ है अंदर,
सही। तो वो मतलब नहीं लगाना था मुझे, लेकिन मैंने लगा दिया। तो मुझे पता नहीं थी ये बात कि ऑटोमेटिक चूल्हे में सिलेंडर नहीं फिट करते हैं। तो वो मैं गई बनने के लिए, नहीं लिया ना उन्होंने, कहा कि दुकान बंद ही थी तो लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं वापस आ गई, मैं बड़े वाले बेटे के साथ गई थी। फिर आकर मैंने पड़ोसन से ही लिया चूल्हा और फटाफट नाश्ता भी बनाया और दोपहर के लिए खाना भी बना लिया ना, कि शरीर को भूख लगती है थी बहुत ना, तो वो उसको टाइम टू टाइम उसको खाना चाहिए होता था। फिर इसके बाबा जब आए जॉब से तो मैंने उनको बताया कि चूल्हा ख़राब है, बनने के लिए देना है। तो जो है वो बनने के लिए देकर आए। फिर मैंने उनसे पूछा कि जॉब पे जाएंगे कल? तो उन्होंने कहा कि हाँ जाऊँगा। फिर मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं ये बोलकर मैं सहन में जाके लेट गई। फिर मेरी नंदी आई हुई थी, बच्चे चारों उस कमरे में पढ़ ही रहे थे। सही, आपने अल्लाह तेरा शुक्र इस तरह क्यों कहा कि वो जॉब पे क्या जा नहीं रहे थे पिछले कई दिनों से? अभी जा रहे थे, 3 दिन जाते थे और 3 दिन नहीं जाते थे। और वो 3 दिन क्यों नहीं जाते थे? वो फैक्ट्री में जैसे NPD चलते हैं ना, तो वो NPD नॉन प्रोडक्शन डे चल रहे होते। सही। तो ये बोल के मैं सहन में जाके लेटी, तो दवाई खाई हुई थी तो मुझे गनूदगी लगी कि मुझे नींद आ रही है। फिर इस बीच में कमरे में क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर मेरी नंद की आवाज़ आई मुझे ना, मैं जब मुझे उन्होंने चूल्हा देकर बंद कराया तो फिर पता नहीं क्या सुना उन्होंने, या क्या पता चला उन्हें कि पतंग उड़ाया या पतंग नहीं उड़ाया या छुआ मांझा। उसने पतंग उड़ाया नहीं था उस दिन मांझा छुआ था, उसने लपेटा था सिर्फ। मुझे कहा कि मैं इसको 10 बजे जलाऊँगा। मैं तो तसल्ली थी मुझे कि चूल्हा तो है ही नहीं, 10 बजे तो शहर सो ही चुका होता है। खाना वाना सब उसने खाया और माशाल्लाह से पेट भर के खाना खाया उसने, पानी पिया। उसके बाद बोला VIP खाना है, उसको बहुत पसंद था, रोटी और शामी कबाब खाया था। उसके बाद जो है फिर मेरी आँख लग गई। एक बच्चा होता है ना कि अगर कुछ उसके साथ गलत होने जा रहा है या हो रहा है तो चीखते हैं बच्चे नॉर्मली या भागने की कोशिश करते हैं। तो मैं उठकर देख रही हूँ तो मतलब वो कमरे में चीज़ें भी जल रही थी कुछ, मुझे नहीं पता कि क्या क्या, बस मुझे लगा कि मेरा पूरा घर जो है ना मैं जल रहा है और मुझे शहीर ही दौड़ता हुआ नज़र आया यहाँ से। तो मैं बहुत तेज़ चीखने लगी ना कि मेरे घर में आग लग गई है, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। फिर मैं जो रोते रोते चीखते चीखते जो है ना वो मैं, मुझे उसके बाद नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। फिर इन लोगों ने बताया कि वो जैसे मेरी नंद जो उसने बोला ना भाई ये क्या कर रहे हैं आप, वो छीन रही थी, मतलब माचिस उसने छीनने की कोशिश की। तो गुस्से में उन्होंने जो है ना और पूरा मतलब डाल के और फिर वो कर दिया। ये थिनर कैसे आया था घर में आपके? वो हमारे घर में काम 3 महीने से हो रहा है ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी जिस छुट्टी हो रही थी तो वो कभी छत लगवा ले रहे थे, जैसे कलर का पेंडिंग के जो काम थे ना वो कर रहे थे छुट्टियों में। हस्बैंड खुद कर रहे थे? हाँ वो खुद कर रहे थे, और जैसे जो होते हैं ना मजदूर लगा के छत वगैरह का काम। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं 10 बजे जला दूंगा और आपने कहा कि चूल्हा नहीं था, तो मतलब क्या वो पहले भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहे? नहीं, उनको लगता था ना कि जैसे ना जला दूंगा ना, जैसे पाँव जलाऊंगा बहुत ज़्यादा जलेगा, जब उसको तकलीफ होगी तो शायद वो सुधर जाए, शरारत नहीं करे। तो उनका उस दिन भी शायद यही इरादा होगा। मैंने ये सुना था कि वो आप तवा घर में इसलिए नहीं रखती थी कि वो तवे पे हाथ जला देते थे। हाँ जैसे इस तरह के करते थे, लेकिन जलाया नहीं था उन्होंने। डराते थे? सिर्फ डराते थे, लेकिन बोलते यही थे कि मैं जो है ना पाँव की चर्बी निकाल दूंगा। उस दिन शायद पता नहीं क्यों गुस्सा आया उन्हें कि नमीर को एक दिन पहले जलाए थे। वो इससे पहले किसी एक और बच्चे को जलाया था? वो बड़ा बच्चा था छोटा? वो छोटा 6-7 साल। और उसने क्या किया था? वही वो पतंग मांझा ही उसने भी। तो वो पसंद नहीं करते थे कि पतंगे उड़ाएं और बाहर जाएं? टाइम टू टाइम बोलते थे, हर काम टाइम टू टाइम किया करो। अब वो जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो फिर हाइपर हो जाता है। सही। तो शहीर पर गुस्सा किस चीज़ का था उन्हें? ये तो उनको ही पता होगा कि आखिर ऐसा हमारे जो सुनने में आया कि उसने होमवर्क नहीं किया था उस बच्चे ने। नहीं, पढ़ने में मेरे चारों बच्चे बहुत अच्छे हैं। टीचर इतना रो रही थी कि सबसे हमारी क्लास का ब्रिलियंट बच्चा था, और जैसा वो तस्वीर में है ना वो बिल्कुल वैसा ही है। सेकंड पोजीशन आई थी उसकी, और उसका एम था कि फर्स्ट लाना है। 6th क्लास में मुझे फर्स्ट आना है। बच्चों की क्या राय थी बाप के हवाले से? मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डिसार्ट है, बड़ा वाला। बेटी मेरी इतना बोलती नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसको एक है एक चीज़। शहीर के माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं? 4 बच्चे हैं मेरे, एक शहीर को मिलाकर। और अपने वालिद से वो कितना क्लोज था? मतलब जब चीज़ें वो बहुत ना लाबाली सा था। आप मार दो, पीट दो, फिर थोड़ी देर बाद पापा मैं ये कर लूँ, पापा मैं ये कर लूँ, जी पापा। मतलब बाबा के आने के बाद बाबा ने, मैं 4 आवाज़ लगाती थी ना तो वो एक बोलता था, लेकिन जब बाबा बोलते ना शहीर तो जी पापा,
मतलब इस तरह वो रहता था। 2 दिन शहीर हॉस्पिटल में रहा है, उस वक्त शहीर ने कोई बात की है? वो इतनी बातें कर रहा था कि हमें लगा वो जाएगा ही नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। वो इतनी बातें कर रहा था। अम्मी नात सुनाई है, अम्मी पूरी रात मुझे नात सुनाई, बेटा सूरह रहमान पढ़िए। अच्छा तो जोर से पढ़िए ना, मेरे बाल भी जल गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो दूसरे दिन जब वो लोग आई हैं एक्सरसाइज करवाने के लिए, तो एक्सरसाइज करवा, इतनी जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा उसे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा लगा, मैं बार बार पूछ रही हूँ शहीर जलन हो रही बेटा? नहीं अम्मी। अरे आप खामखाई परेशान हो रही है, मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं बहुत बहादुर हूँ। सबका नाम लेकर सबको याद किया उसने, अपने सारे कज़न, जितने फुप्पो के बच्चे, चचा के बच्चे, मामू के बच्चे, खाला के बच्चे, सबको याद किया उसने। जब आप उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा? मुझे कुछ नहीं बताया था, कह रही ये औरत ये यहाँ रहेगी ना, ये इतना रो रही है, बच्चा बीमार मजीद होगा और इनको भी कुछ हो जाएगा, आप ये इनको हटाइए, किसी दूसरी औरत को लेकर आए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बाहर रहूँगी, मुझे रहना है। फिर मेरी दादी गई थी दूसरे दिन रहने के लिए, लेकिन वो नहीं बचा। ने अपने हस्बैंड से फिर क्या कहा? मेरी उनसे बात ही नहीं हुई अब तक इस बारे में। वो शर्मिंदा थे? पता नहीं, उनको पता होगा। शर्मिंदा शक्ल से तो नहीं लग रहा था, सख्त मिजाज इंसान थे। अंदर क्या हो रहा, देखिए अंदर के उनके क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। तो इस टाइम ये तमाम इंसिडेंट हुआ, आप सो रही थी और बाकी बहन भाई किधर थे? चारों भाई बहन पड़े थे, तभी तो मैं रिलैक्स होकर बिल्कुल, मैंने कहा अब मैं तो 10 बजे उठूंगी। एक तरफ बेटा, एक तरफ शौहर। अभी देखिए केस चल रहा है, अब जो अदालत का फैसला होगा वो हम सबका फैसला होगा। आप क्या चाहती हैं इस केस में, क्या होना चाहिए? जो बोलने के लिए, गवाही के लिए बुलाया जाएगा, बुलाएंगे, जाएंगे, देखेंगे। बच्चे क्या कहते हैं? जैसे आपने कहा कि जो बड़ा वाला है वो काफ़ी मुतनफ़िर है, उसका कहना है कि पापा ने गलत कत्ल किया है, उनको सज़ा होनी चाहिए। जैसे आप बता रही हैं वो इतना हंस रहा था, खेल रहा था, बातें कर रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे तकलीफ़ नहीं है, तो फिर डॉक्टर्स ने ऐसा क्या बताया? और मुझे यही कहते हैं कि 75% स्किन जली है, स्किन आ जाती है। तो मैं भी मुतमईन थी, क्योंकि वो इतनी बातें, वो कहते मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे खड़ा करें। कुछ खा रहा था, कुछ इनटेक कर रहा था? सिर्फ पानी मांग रहा था, पाकोला जूस दे दीजिए, पानी दे दीजिए। तो खाने पीने के लिए उन्होंने मना किया हुआ था कि ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। ज़ाहिर सी बात है, एक माँ का और एक बच्चे का रिश्ता तो एक अनमोल रिश्ता होता है। चाहे कितने भी बच्चे हो जाए, माँ के लिए सारे बराबर होते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा होता है जो थोड़ा ख़ास होता है, थोड़ा स्पेशल होता है, अपनी हरकतों, अपनी आदतों की वजह से जो है वो मंजूर नज़र होता है। शहीर भी क्या उनमें से था? उसके अंदर एक आदत थी ना, अगर मैं खामोश रहती थी ना तो बच्चे मेरे कोई नोटिस नहीं करते थे इस बात को, लेकिन शहीर नोटिस करता था। अब क्या हुआ, खामोश क्यों बैठी हुई है? अरे कुछ बोलिए। तो पैसे जमा करने का भी उसका बहुत शौक था। आपको ये लगता है ये गलती से हुआ है या उन्होंने सोच समझ के किया है? उनका यही था कि मैं पाँव जलाऊंगा, पाँव जलेगा ना तो अपने हाथ जलन महसूस जब होगी तो वो शायद आइंदा के लिए वो सुधर जाए, लेकिन ये तरीका गलत था उनका कि उनको जलाना नहीं चाहिए। बच्चों के हवाले से क्या ख्वाब देखते थे वो? पढ़ाना है, बस बहुत पढ़ाना है। मतलब ये कि मेरे पूरे यानी कि यहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका एक यही था कि वो खुद ट्यूशन भी इसीलिए खुद देते थे बच्चों को। वो खुद कितना पढ़े हुए थे? बहुत पढ़े लिखे हैं मेरे शौहर। उनके माशी हालात कैसे थे? बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, बहुत यानी कि 3 टाइम का खाना इज्जत से खा रहे थे। गुस्से में आकर अपने लख्ते जिगर को अजियतनाक मौत से दो चार करने के बाद बाप की क्या कैफियत थी और इस हवाले से उसका क्या कहना था, आइए सुनवाते हैं। बच्चा काम नहीं करके ला रहा, बताया था 3-4 दिन से। मैं उससे रीज़न पूछा था कि भाई तुमने काम किया नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मुझे इसका जवाब दे दो। अब वो खामोशी के साथ बैठा हुआ मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैं बार बार पूछ रहा, मैं बोला मैं सामने तेल पड़ा हुआ था, वो मैंने उस पर ऐसे छिड़का डराने के लिए कि अब बता दो, अब बता दो। गुस्से में मेरे बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी बाप ऐसा नहीं जाएगा। अब गुस्से में बस क्या हुआ कैसे हुआ, जब उसने चीखा तो फिर मैं होश में आया।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तमाम मामला हमने आपसे डिस्कस किया जिसमें एक बाप ने जो है वो अपने बच्चे को थिनर छिड़क कर आग लगा दी। क्या समझते हैं आप कि ये उसी लम्हे उसने इस तरह से किया होगा या वो ख़ुद भी कभी तशद्दुद का शिकार रहा होगा? देखिए, क्राइम यही बताते हैं और हमारा एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि इस तरह की जो शख्सियात होती हैं जो जुनून की इस इंतहा पे पहुँचते हैं कि वो अपनी जहनी कैफियत को खो चुके होते हैं और उनकी उस वक्त समझ काम नहीं कर रही होती है या उस कैफियत के अंदर होते हैं जहाँ उनका शऊर काम नहीं कर रहा होता, वो इस तशद्दुद के साइकिल से गुज़रे होते हैं। बाज़ दफ़ा उनके साथ ये फ़िज़िकल इतना ही जुनून हुआ हुआ होता है या उनके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल जुनून हुआ हुआ होता है, जहाँ पर उन्होंने अगर मार पीटना देखा है या अगर वो किसी ऐसे चीज़ के ऊपर पिटे हैं जो उनकी बस में नहीं था। बहुत सारे हमने ऐसे देखे हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि जी वो 90% से नीचे ना लेके आए, अगर वो 90% से नीचे 89 पे भी पिटेगा। हमने ऐसे भी देखे बच्चे जिन्होंने 1% के ऊपर ख़ुदकुशियों के अटैम्प्ट किए। तो आप सोचें कि क्या इंतहा से ज़्यादा प्रेशर हुआ होगा। 88% के ऊपर मैंने यहाँ बच्चों को धाड़े मारते हुए जो है वो रोते देखा है कि हाउ विल आई फेस फादर। सही। अच्छा, मेरी जो उनकी वालदा से बात हुई, उन्होंने बोला कि बच्चा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और सेकंड आया था अभी वो क्लास में। उनके वाले साहब का कॉन्सेप्ट ये था, वो ये ख़ुद बता रही हैं कि वो उन्होंने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी मुझे नहीं मारा, कभी अब्यूजिंग नहीं की। बच्चों के मामले में वो स्ट्रिक्ट थे और इस इंसिडेंट से एक दिन पहले भी उन्होंने एक बच्चे का हाथ जलाया था और ये जो बच्चे पे जो गुस्सा हुए थे कि ये इतनी नौबत हुई और ये हादसा पेश आया, तो बच्चा पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाता था, मांझा उसने लपेट के रखा था। तो ये इन तमाम चीज़ों पे उनको गुस्सा था। वो चाहते थे हर चीज़ अपने टाइम पर हो। देखिए, मैंने कहा ना कि जो शख्स इस तशद्दुद की किसी भी ऐसी इंतहा के ऊपर पहुंच जाए जहां वो अपने आप को और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा हो और हाउ मच मोर कि वो अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो पहली तो वो फॉर श्योर एक जहनी मर्ज़ का शिकार है जिसके अंदर जो आप एग्रेशन कहते हैं, यानी उसका जो गुस्सा है, उसका एग्रेशन इस हद तक है कि वो ये पहचान ही नहीं पा रहा कि मैं ये जला रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों को अगर आप बाद में देखें तो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल। उनके चेहरे पे ऐसे अभी लग रहा है जो उनसे जिसको बात छुआ हो रही ही है तो नहीं उस पर कोई नदामत नहीं है, मतलब ऐसे ही। बिल्कुल एक्सप्रेशन लेसे शायद हाँ। ऐसा लगता है कि वो सुने या उन्हें यकीन नहीं आ रहा ये हो गया है। मैं वही कहा ना, एहसास जो है वो उसको मार दिया ना उन्होंने, उस हिस्स को उन्होंने मार दिया, तभी तो बेहिसी का काम हुआ है ना। दूसरा आदमी जो शऊर रखता है, एहसास रखता है, वो तो कहेगा कि यार कोई बिल्ली के बच्चे को भी ऐसा नहीं मार सकता, इंसान अपने बच्चे को कैसे मार सकता है। लेकिन वो इंसान जो उस वक्त कर रहा है उस वक्त वो अपनी हिस्स खो चुका है, वो बेहिस हो चुका है। और इसमें मोस्टली यही होता है कि वो जो एक तशद्दुद का साइकिल है, जो मैं समझता हूँ कि इस केस के अंदर भी ऐसा हुआ होगा, और एक ऐसा टारगेट जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाए या उस पूरा करने के लिए उनको हद से ज़्यादा जो है वो तशद्दुद या फोर्स का निशाना बने वो, और अब उनको ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, तो अब उससे नीचे मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये उनका ट्रिगर पॉइंट है, ये उनका फ्लैश पॉइंट है। हमने देखा है कि दुनिया के दीगर ममालिक में बच्चों पे इतनी ज़्यादा सख्ती और मारपीट कानूनन जुर्म है, तो यहाँ पर तो ये ट्रेंड चलता चला जा रहा है। आज ये वाक़या, कल दूसरा वाक़या, परसों तीसरा वाक़या। हमें ये राइट किसने दिया कि हम अपनी औलाद पे इस तरह से जुल्म ढाएं? आप तो औलाद की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ दीनी तौर पर भी और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये कानून है कि तशद्दुद नहीं कर सकते, हाथ नहीं उठाया जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ निफाज नहीं है ना, कानून का निफाज हमारे यहाँ नहीं है। हमारे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, घर के अंदर भी अगर हम किसी बात के ऊपर थप्पड़ लगा देते हैं। मैं वालिदैन को बार बार ये कहता हूँ कि आपने जो आज थप्पड़ लगाया है, तैयार रहिए आपकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी के बाद ये हाथ अपने से किसी नीचे कमज़ोर के ऊपर ज़रूर उठेगा। जिस बच्चे और बच्ची के ऊपर आप हाथ आज उठा रहे हैं, तैयार रहिए कि ये उठेगा। तो जो तशद्दुद आप कर रहे हैं, यही वो तशद्दुद है जो आपको माशरे के अंदर नज़र आएगा और हमें नज़र भी आता है। साइकोलॉजिकली नफ्सियात के ऊपर जिस वक्त इस फिज़िकल टच जो है, ये वो ज़ख़म है, ये घाव भरते नहीं हैं और कभी भी इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अगर कोई मुझे ये कह दे कि जी ये पिटाई करने से बच्चा सही हुआ था, पिटाई करने से सुधरा था, पिटाई करने से पढ़ा था, पिटने की वजह से बड़ा आदमी बना था, तशद्दुद, चाहे वो जहनी तशद्दुद हो चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो, तशद्दुद से कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। स्कूल्स में भी हमने देखा है, मदारिस में भी हमने देखा है कि वहाँ पे उस्ताद जिनका दर्जा माँ बाप के बराबर ही होता है, वो भी बच्चों पर इसी तरह से तशद्दुद कर रहे होते हैं। काम नहीं करके आने पे, सबक याद ना करने पर, टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आने पर वो इसी तरीके से मार पीट करते हैं और उस मार पीट में कोई ये नहीं होता, लिमिट कोई नहीं होती। जो कुरान ये बात को कह रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस फ़िरौन के बादशाह के सामने जा रहे हैं
जिसके ऊपर हक का पैगाम देने के लिए रब ताला के कहने के ऊपर जो उनके कत्ल के दर पे है, और उनको फरमान ये दिया जा रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जब तुम वहाँ पे बात करना तो नरमी से बात करना। मुझे बताइए ना, सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़ात मुक़द्दसा में किस पे हाथ उठा है? किसी बच्चे पे, किसी बूढ़े पे, किसी खातून पे, किसी दरख्त पे, किसी जानवर पे, किस पे हाथ उठा? फिर ये इनकलाबी अजीम कैसे अदा हो गया? आपसे बड़ा कोई मौलम आज़म है? आपसे बड़ा दुनिया के अंदर इनकलाब बनाने वाले कोई शख्सियत है? मुझे कोई सुपर पावर बताए ना जिसने दुनिया के ऊपर राज किया और वो बच्चों को पीटता हो। क्योंकि ना आप दीन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, आप दुनिया की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, आप एक तशद्दुद पसंद माशरे के अंदर, क्योंकि आप समझते हैं कि आपको जिसको दिल चाहे पीट दिया जाए, आप ये समझते हैं कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप ही समझते हैं कि कानून आपको सही। नहीं बच्चे अगर पकड़ेगा। शरारतें कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, काम नहीं कर रहे, उनसे किस तरीके से डील करना चाहिए? बस अब तो इतना क्लियर है, आप पूरा दिन उठा के देख लीजिए, 90% सिर्फ तरगीब है, रिवॉर्ड। सारी साइकोलॉजी इसके ऊपर है, सारा दीन इसके ऊपर है। इंसान मोटिवेट होता है रिवॉर्ड के ऊपर, खौफ से सिर्फ रुकता है। आपने रोकना नहीं है उसको, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाना है ना। दिस इज़ द ओनली वे जहाँ पे आप एक बेहतर मैसेज दे सकते हैं। बच्चा है शहीर, उसका जो बड़ा भाई है वो इस वक्त अपने बाप के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुका है, और जो माँ है वो समझ लें आप इस तरह से है कि वो एक तरफ उसका शौहर है, बेटा तो वो पहले ही खो चुकी है, और दूसरी तरफ उसका बेटा है, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही। इस हवाले से केस भी चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस बच्चे ने अपने भाई को खुद जलते हुए देखा है, उसको भी इस वक्त ज़रूरत है काउंसलिंग की? 100% उस बच्चे ने भाई भी खोया है। नहीं है, तो इसलिए वो सोच रही है कि एक जालिम है तो क्या करूं, इसके बगैर कहाँ जाऊंगी। ऐसे ही है ना, मैंने तो घरों के अंदर ऐसा तशद्दुद होते हुए देखा, जिनसी तशद्दुद होते हुए देखा। धक्के दे रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, वो गालियां दे रहे होते हैं जो मैं दोहरा नहीं सकता। सही, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की गलत तरबियत तो नहीं करना चाहते। करते हैं ना गलत तरबियत, खामोश रह के, इग्नोर करके। भाई कैसे हाथ उठा सकता है? आपने बच्चे, अच्छा आपने बच्चों को मारते भी नहीं देखा, अपने माँ बाप को धक्के देते भी नहीं देखा। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो मार रहे हैं ना। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपको पेरेंटिंग नहीं आती ना, क्योंकि आपको तरबियत करनी नहीं आती ना, और आप तरबियत सीखने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बाप 10,000 रुपये का जूता खरीद रहा है और माँ जो है 10,000 रुपये का जोड़ा खरीद रही है, जाने के लिए तैयार है कि यार पेरेंटल काउंसलिंग के पास चलते हैं, बच्चा पैदा तो कर लिया, पालेंगे कैसे इस माशरे के अंदर, इस इंटरनेट दौर के अंदर, यार चल के कोई सेशन ही करा लें, सीख ही लेंगे जी बच्चा जो है वो एग्रेसिव हो रहा है, हमें भी बता दीजिए उसे, हम कैसे, कौन करता है इस बात के ऊपर। तो जहाँ पे ये तशद्दुद एक्सेप्टेबल होना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ इसी तरह का माशरा जन्म देता है। आप क्या समझते हैं माशरे को इस वक्त किस अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके? देखिए तरबियत, अगेन सही और गलत का फ़र्क, तहम्मुल,
सब कर लूँ, लेकिन मुझे रोकने के लिए क्या चाहिए? सही और गलत का फ़र्क कौन बताएगा? बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर सही और गलत का फ़र्क बताने का कोई निज़ाम नहीं रहा। एक हरा भरा खेत हो, उसमें फल लगे हुए हों, और उसके अंदर अगर जानवरों को छोड़ दिया जाए और जानवरों को ये पता होगा कोई नहीं आएगा, वो खेत का क्या हशर करेंगे? वो हमारे साथ हो रहा है इस वक्त। सही, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पेरेंट्स को? ये वो जिम्मेदारी है जो आपको दुनिया और आखिरत में जवाबदेह रखेगी। आपके बच्चे का जुर्म आप जवाबदेह हैं उसके, क्योंकि कानून आपको पकड़ता है। आखिरत के अंदर आपको पकड़ा जाएगा। खुदारा अपनी तरजीहात के अंदर इनकी तरबियत के ऊपर वक्त दीजिए, इनकी किरदार साजी पर वक्त दीजिए, और इससे पहले अपनी किरदार साजी के ऊपर वक्त दीजिए। ये महंगे स्कूलों से बाहर निकली है, वहाँ देखिए जहाँ पे इनको सही गलत कौन बताएगा। इनको वक्त की ज़रूरत है, और वो वक्त आपसे अच्छा और कोई नहीं दे सकता। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शुमाइला मुज़म्मिल मौजूद हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं स्पार्क की। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम। हम जिस तरह से जो ये पूरा हमारा प्रोग्राम है एक बच्चे के हवाले से है, और ना सिर्फ हम उस बच्चे के हवाले से बात कर रहे हैं, तमाम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में स्पेशली सिंध की, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, जिनको तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। उस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, पाकिस्तान में और स्पेशली सूबे सिंध में जो है वो बच्चों को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उनके एजुकेशन का मसला आता है। पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि UNCRC के मुताबिक आर्टिकल 25A है, जिसके मुताबिक बुनियादी तालीम हासिल करना बच्चे का हक़ है, लेकिन उसी से वो महरूम है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त। दूसरे नंबर पे जो बच्चों को मसाइल का सामना करना पड़ता है वो सेहत के मसाइल हैं। थर में देख लें, ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस रोज़ाना हज़ारों अमवात होती हैं बच्चों की। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन का मसला। आप रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो एक तो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होती है वो जिस्मानी सज़ा वो स्कूलों में दी जाती है असातिज़ा की जानिब से, और असातिज़ा उस जो सज़ा दे रहे होते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि इस सज़ा का कितना बुरा असर बच्चों की फ्यूचर पे पड़ेगा, उल्टा असर इफेक्ट पड़ेगा। वो वैसे तो समझ रहे होते हैं हमदर्द अपना बच्चों को। बाहर की बात तो हम बाद में करेंगे ना, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि आप बच्चे अपने घरों में भी महफूज नहीं है। वो वजूहात क्या है जिसकी बिना पर जो है वो वालिदैन घरों में तशद्दुद करते हैं अपने बच्चों के ऊपर? क्या कोई बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस है? बच्चे का स्कूल में जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, वहाँ से कोई कंप्लेन आ रही है? बच्चे के साथी के साथ कोई मिसबिहेव की कंप्लेन आ रही है? बच्चों के आपस में क्लास फेलोज़ के साथ आ रही है? गली में बच्चा खेल रहा है, क्या उसका कोई प्रेशर ग्रुप है, कोई कंप्लेन आ रही है? या जो महल्ले में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं कि उनकी तरफ से कोई कंप्लेन, यानी कि प्रेशर ग्रुप कौन सा है जिसकी कंप्लेन की नोयत ऐसी घरों में पहुँचती है जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। अब मैं अगर इस स्पेसिफिक केस की बात करूं तो इसमें बच्चा क्लास में बहुत अच्छा है, वहाँ से कोई शिकायत नहीं है। उसके रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो उसकी सेकंड पोजीशन आई थी। मोहल्ले में बात की जाए तो भी उसकी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। हाँ, जो वजह थी जिसकी वजह से बाप ने गुस्से में जो है वो बच्चे को आग लगाई, वो उसे डराना चाहता था और उसे खेल से और शरारतों से बाज रखना चाहता था, क्योंकि माँ का ये कहना है कि बाप ये चाहता था कि हर चीज़ का स्पेसिफिक कोई ना कोई टाइम होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि उससे अब शर्मिंदगी हो रही है। उसका एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा हर्ट किया था कि वो ये कह रहा था कि बच्चे ने कोई रेजिस्ट नहीं किया। अगर बच्चा जो है, मैं पता नहीं किस उसमें था, कंडीशन में था, और मैंने बच्चे पे जब ऑयल डाला और केरोसिन ऑयल डाला और माचिस से आग भी लगा दी, तब तक बच्चा कुछ नहीं बोला था। वो कुछ उसने रेजिस्ट ही नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरा भी जिस कंडीशन में था मैं उसी हालत में था। लेकिन जब वो चीखा है तो मैं होश में आया हूँ और फिर मैंने बुझाने की भी कोशिश की। तो ये बात ये है कि वो बच्चा तो बड़ा ओबीडियंट था, जैसे आप बता रही हैं कि वो क्लास में भी अच्छा था, सब कुछ था। लेकिन बात ये होती है कि मैं फिर वही कहूँगी कि वो ऐसी क्या वजूहात होती हैं, ऐसी क्या कंप्लेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो फादर जो है इस नहज पे पहुँच गया कि उसने बच्चे को। आप नहीं समझते कि आम तौर पे घरों में माँ बाप का रवैया ऐसा ही होता है? आम तौर पे घरों में माँ बाप का रवैया ऐसा होता था, होता है, अभी भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रही है,
और जो है वो वालिदैन को बताया जा रहा है कि आप जो जिस्मानी सज़ाएं बच्चों को देते हैं और इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि उसके ख़तरात से वालिदैन को अब आगाह किया जा रहा है। तो बहुत सारे वालिदैन तो अवेयर हो इस गए। सिलसिले में किस तरीके से काम कर रहा है? क्या बच्चों की अवेयरनेस के प्रोग्राम हो रहे हैं या बच्चों को जो है वो बताया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या हो रहा है? स्पार्क जो है इस मौजू पर ये काम कर रहा है कि वो स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, और बच्चों के साथ सेशंस करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स को अवेयर करते हैं, और ये बाकायदा इनके जो है हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचर्स की ये तो वो ट्रेनिंग्स केसेस होती होते हैं ना, देखें, जो रिपोर्ट हो जाते हैं, जिस पे हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते बदकिस्मती से। आपके पास जो नॉर्मली केसेस आते हैं उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होती है जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? एक बहुत नामी ग्रामी स्कूल है, वहाँ पर शायद कुछ लेट हो गया था फीस देने में पेरेंट्स की तरफ से, तो उस बच्चे को एक दिन उन्होंने क्लास से उठा के सारे स्टूडेंट के सामने लाइब्रेरी, ये तो बेइज्जती भी है, लाइब्रेरी में बिठा दिया पूरा दिन कि आप लाइब्रेरी में बैठें। सेकेंड डे भी उन्होंने सेम यही किया स्कूल मैनेजमेंट ने। वो बच्चा घर आया, घर आके अपने पेरेंट्स से कहा, अपने वालिद साहब से कहा कि बाबा वी आर पुअर। तो फिर वो ज़ाहिर है वो अलार्मिंग सिचुएशन थी, उन्होंने चौंके, उन्होंने कहा क्या मतलब? तो कहें बाबा मुझे 2 दिन से क्लास लेने नहीं दिया जा रहा, मुझे जो है लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, तो क्योंकि हम फ़ीस नहीं दे पा रहे। तो आपको मैं बताऊं कि वो उस पेरेंट ने मैनेजमेंट से रब्ता किया कि मुझे मेरी प्रिंसिपल से आप मुलाकात कराइए, लेकिन उसकी टीचर से करा दी गई, जबकि टीचर्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उनको ऑर्डर मिलेंगे, वो तो ऑर्डर को फॉलो करती हैं कि जो ऑर्डर दिया जाता है वो उसी को फॉलो करके उन्होंने मीटिंग की और वो अपनी सारी शिकायतें लेकर बैठ गई, लेकिन बेसिकली उसको प्रिंसिपल से नहीं मिलने दिया गया, उसके वालिद साहब को जो वो पूछता। तो मसाइल जो है वो दोनों तरफ है। लेकिन फिर ऐसे स्कूल में फीस भर के दोबारा से अपने बच्चे को भेजना बच्चे के लिए भी बाइस शर्म है। लेकिन वही बात है ना कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि स्कूल में एडमिशन एक तो इतनी मुश्किलों से मिलता है, पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है बड़े स्कूलों में। तो मैं ये बता रही हूँ कि वो बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चा जो है वो सारी लाइफ इस चीज़ को भूल पाएगा। हमारी इस हवाले से जब साइकेट्रिस्ट से बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि जो अगर हम शहीर के केस की बात करें तो उसका जो बाप है वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं तशद्दुद का शिकार हुआ है अपने बचपन में, किसी ना किसी स्टेज से गुजरे होंगे जिसका उन्होंने रिएक्शन अपने बेटे पे निकाला है। असल जो चीज़ होती है ना, एंगर होता है इंसान का, बास का गुस्सा जो है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है, उसके बाद उन्हें नज़र नहीं आता कि सामने उनकी औलाद खड़ी है या कोई पड़ोसी खड़ा है या कोई महल्ले वाला खड़ा है। वो बस अपने जज्बात को आगे निकालना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में। मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसके हाथ में पिस्टल होता तो पिस्टल का यूज़ नहीं करता। आप क्या समझती हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ की कितनी इकसाम है? थप्पड़ मार देना, उसकी तज़हीक करना, उसकी तज़लील करना और उसके स्टूडेंट के सामने, क्लास फेलोज़ के सामने उसके साथ मिसबिहेव करना, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसे क्लास नहीं लेने देना। तो पाकिस्तान में क्या सज़ाएँ हैं? अगर असाज़ा की जानिब से बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या उसे घर में ही तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कानून क्या कहता है? और UNCRC के मुताबिक हमारे बच्चों को ये राइट हासिल है कि उनको कोई उनकी परमिशन के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर छू नहीं सकते। वो ये कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की दस्तक होती है, तो दस्तक पे अगर आपने जो है वो अपने आप को संभाल लिया तो शायद आप किसी बड़े क्राइम से बच सकें। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर बच्चों के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इदारे और NGOs कोशा हैं ताकि माशरे में उनको किसी भी किस्म के मुनफी रवैये, जुल्म जबर और जिनसी इस्तेसाल का सामना ना करना पड़े, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो फौरी इंसाफ मिल सके। पे दर पे होने वाले हौलनाक वाक़यात ने पूरे माशरे में खतरे की घंटी बजा दी है। अगर इन मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया गया तो हो सकता है कि हमारी आइंदा नस्लें नफ्सियाती उलझनों में मुब्तला होकर तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।